डिस्कनेक्ट हुआ है। मुझे लगता है उनका ईयरफोन का चार्जिंग खत्म हुआ होगा, ऐसा कुछ तो भी है। हेलो। हेलो सुनील जी, आवाज आ रही? अब आ रही है, हाँ। बीच में वो ईयरफोन का कुछ इशू, मुझे लगा उसकी चार्जिंग थी पूरी। नहीं, मेरे ईयरफोन में चार्जिंग है। हाँ, अब आ रहा है बराबर। तो हम लोग वहां पर थे कुछ ओडिसी की नृत्य परंपरा जो मंदिरों से शुरू हुई थी। लगभग मुझे लगता है कि कितनी शताब्दी पुरानी है ये पूरी ट्रेडिशन। ये तो काफी पुरानी है। पहले तो हमारा यहाँ पे हुआ था। ये थर्ड जो है हमारा उड़ीसी सबसे थर्ड है। पहले कथक, फिर भरतनाट्यम, फिर आई उड़ीसी। काफी हाँ, पुरानी है उड़ीसी, जो हमारा क्लासिकल डांस हुआ है। आपने जो मुझे गोटी पुआ के बारे में बात किया था, गोटी पुआ नृत्य देखने का मुझे बहुत अनुभव है। यहाँ हम लोगों ने मध्य प्रदेश में वो नृत्य देखा है कई बार। जी वो जी जी। छोटी उम्र में बच्चों को सिखाते हैं। वो पूरा लगभग उसी तरह से है जैसे ओडिसी नृत्य किया जाता है। ये क्या रहस्य है या क्या इसका व्याकरण है? इसके लिए काफी तालीम की बहुत जरूरत है। जैसे एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज, जैसे बिलो 20 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं वो काफी कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसकी बॉडी बेंडिंग ज्यादा होना है। तो इसकी हाँ, बहुत हाँ, बड़ी कहानी है, कैसे इनकी तालीम होती है। ये बहुत रात भर कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोते हैं। फिर इनके लिए मसाज करने के लिए कितने लोग चाहिए, क्या होता है बॉडी, जैसे सुबह से शाम तक इनकी तालीम होती है, फिर बॉडी थक जाती है। तो इनको मसाज करने के लिए अलग से कोई ऑयल एक होता है, उसके लिए क्या क्या तालीम और मसाज चाहिए, उसके लिए भी काफी सिस्टमैटिक है जो फॉलो करना पड़ता है। तो ये लगभग वही है। गोटीपुओ से ही उड़ीसी आया हुआ है। लेकिन अभी भी हाँ, ऐसे नहीं कि इसके हमारे बीच उड़ीसी में एक बंधन नृत्य भी है जो बॉडी बेंडिंग। पहले यही सोचते थे कि सिर्फ लड़के ही बॉडी बेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। लड़कियां भी काफी बंधन नृत्य में अपनी एक्सपीरियंस हुए हैं। तो बंधन नृत्य, गोटीपुओ, ये सब मिला जुला के ही हमारा उड़ीसी। हाँ, हाँ। तो ये केवल ऐसे गोटी पुआ में केवल बच्चों को ही शामिल किया जाता है। एक सीमा के बाद क्या फिर सुनील वो जी? उनका गोटी गोटी पुआ जो नृत्य होता है जी जी। वो छोटे बच्चे ही करते हैं। लेकिन उनका फिर आगे फ्यूचर क्या होता है जब वो बड़े हो जाते हैं? तो वो नृत्य उनसे छूट ही जाता होगा। नहीं तो बड़ी नहीं, संख्या में पुरुष नर्तक वो भी तो होते हैं हमारे समाज। हाँ, तो उड़ीसी हमारे जी इतना बॉडी बेंडिंग नहीं होता जितना गोटीपुआ। आपने तो देखा है कि कैसे रोल करते हैं। हाँ, तो वो एक हाँ, वो, उम्र के बाद इतना हो नहीं सकता बॉडी बेंडिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो हाँ, बॉडी बेंडिंग खत्म हो जाती है। तो उड़ीसी उसके बाद जैसे हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे हम भी बचपन में बहुत कुछ बेंडिंग होता था हमारे यहाँ पे। अभी भी हमारी हाँ। एक्सरसाइज जारी है कि हम उसको बरकरार रखें। तो उड़ीसी करते हैं। अच्छा, फिर वहां से उड़ीसा से दिल्ली की यात्रा कैसे, इसके क्या संयोग रहे कि आप इस घर आ गए? उड़ीसा से डायरेक्ट तो दिल्ली नहीं आना हुआ है। मेरा हाँ, जब मेरी शादी हुई थी, मैं उड़ीसा से शिफ्ट हो गई थी हैदराबाद। पूरी हाँ, फैमिली हाँ, हमारी शिफ्ट हो गई थी। जैसे हमारे घर में काफी, जो कहते हैं ना कि पढ़ाई की वजह से और काफी हाँ, हाँ, अपॉर्चुनिटी की वजह से पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी। तो मैं हाँ, भी, हाँ, मुझे भी मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि आप रुक जाओ, ताकि आप वहाँ सिखाना शुरू करो फिर हमारे साथ। तो वैसे तो छोड़ते नहीं अकेली, जैसे तो मुझे भी साथ ले हाँ, गए। फिर मेरी शादी होगी, जहाँ जहाँ हस्बैंड जाते गए मैं वहां वहां उनके पीछे पीछे चली आई। तो हाँ। ये अब ये रहा दिल्ली। दिल्ली, यहाँ गुड़गांव में रहते हो कितना समय हो गया? 11 साल हो गया है सुनील जी। हाँ।
यहाँ दिल्ली में, बल्कि जहाँ हरियाणा में है, गुड़गांव में है, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आप लगभग एकमात्र ओडिसी डांसर होंगी। हाँ जी, उड़ीसी। मैंने कहा ओडिसी की डांसर आप अकेली होंगी दिल्ली क्षेत्र में। कविता नहीं है नहीं कुछ, बॉस, दो कम है नहीं हरियाणा नहीं में बहुत दिल्ली। सारे हैं। वैसे हमारे हाँ। पद्मश्री मैडम बहुत सारे हैं, उसके बाद बहुत सारे डांसर्स भी है। दिल्ली गुड़गांव हम्म, में भी बहुत सारे उड़ीसी डांसर्स हैं, नोएडा में भी है। हम्म, तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे उड़ीसी डांसर्स हैं। हर तरह की जो स्टाइल्स है, हमारे 3 स्टाइल्स के सब है वहाँ। हम्म। अभी आप तो फिर बाद में कुछ लोगों को सिखाना भी शुरू किया, एक शिष्य परंपरा भी आपकी शुरू हुई। मेरा अपना एक एकेडमी है गुड़गांव में, नित्यधारा नाम से, हाँ, हाँ, जिसमें हाँ। मैं गुड़गांव में जितने भी बच्चे हैं जो भी इंटरेस्टेड है, ऐसे कोई उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। 5 साल की उम्र से भी बच्चे, 3 साल से भी आना चाहते हैं, जो नहीं सीख पाते तो मना ही कर रहे हैं। तो 5 साल से हमने शुरू कर दिया। पहले मैं सिखाती नहीं थी 5 साल के बच्चों को काफी, हाँ, लेकिन हाँ। पेरेंट्स के जितने इंटरेस्ट है उसको देख के फिर मुझे खुद उनको उनकी ओर से सीख के उनको सिखाना पड़ता है कि 5 साल के बच्चे को कैसे सिखाया जाए। हाँ। तो मैरिड मैरिड वुमन भी है मेरे पास जो इंटरेस्टेड है, डे टाइम आना चाहते हैं, तो मुझे अपने ही ओर से जैसे जैसे शाम मेरे क्लास है कि शाम की टाइम और डे टाइम, सैटरडे वीकेंड्स, ज्यादा वीकेंड्स आते हैं। तो बीच बीच में जो मैरिड लेडीज जो हैं अपने टाइम के हिसाब से वो भी आके सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाती अच्छा, इधर कुछ समय से मतलब ये रहा है नृत्य की शिक्षा को लेकर कि एक तो आरंभ में भी बहुत से परिवार चाहते हैं कि उनकी बेटी नृत्य के क्षेत्र में आए, डांस सिखाना है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस परंपरा को लगातार चलाते हैं या अपनी बेटी को वास्तव में इस बात के लिए प्रमोट या प्रोत्साहित करते चले जाते हैं कि वो नृत्य ही सीखे। तो इस तरह के आपके अनुभव क्या रहेगा? आपको तो जैसे नृत्य सीखना था, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिगिनिंग तो की, लेकिन फिर बाद में वो कुछ अपना और उनका जीवन हो गया, परिवार हो गया या दुनिया एक बदल गई। तो नृत्य को लेके कई बार जो एक आरंभिक आकर्षण है, इसको आप क्या मानती हैं? हाँ, वैसे हमारे टाइम में काफी मेरे फ्रेंड्स भी थे जो सीख के फिर बाद में छोड़ दिए, शादी हो गई, फिर घर में हाँ, उसको अलाउ नहीं किए, इनकरेज नहीं किए काफी। ये तो अभी वो सोच के ही सोचते हैं कि कुछ लोग तो मुझे देख के प्राउड फील करते हैं कि मैं तब से लेके अब तक कंटिन्यू कर पा रही हूँ, और कुछ लोग बस ऐसे ही छोड़ दिए। फिर बाद में सीखना चाहते हैं, मुझे देख के मोटिवेट भी होते हैं कि हम भी कुछ करें, फिर वापस आए डांस में। अ, हाँ, हाँ, तो अब मुझे नहीं लगता अब ऐसा कोई है, हमारे टाइम में तो थे, अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई। बच्चे तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं वैसे, स्टडीज और हम भी जैसे करते थे। तो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी मुझे लगता है वो कंटिन्यू कर सकते अभी जो आपके पास सीखने आते हैं तो उनके माता पिता से आपकी इस तरह की कुछ बातचीत होती है कि वो बहुत मतलब केवल ग्लैमर की वजह से आए एक्साइटेड होकर, या वास्तव में उनको नृत्यांगना बनाना है बच्चों को? हैं। वैसे तो आजकल पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो अपने ही बच्चों के ऊपर छोड़ दिए कि वो जो बनना चाहते हैं हम उस पे राजी हैं, एनकरेज करना चाहते हैं। तो जब जो हाँ, मेरे हाँ, पास 11 साल से सीखते आए हैं बच्चे, सीनियर जो अभी हो गए बच्चे सारे टीनेजर्स हो गए, तो हाँ, हाँ, वो अपने तो सारे कॉस्ट्यूम भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी हमारी जो बहुत ही बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं सारे, जो उड़ीसी के हाँ, ज्वेलरी हाँ, हो, कॉस्ट्यूम हो, सारे तो कर चुके हैं सब। तो अभी तक तो हाँ, कह हाँ। रहे हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे, अभी मेरे साथ भी वो परफॉर्म करना शुरू कर दिए सारे सीनियर्स, तो मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इस पे जो एक हमेशा एक शास्त्रीय नृत्यों में जो इसके व्याकरण वाले पक्ष है, जैसे हमेशा मेकअप है या जो बहुत दूसरी चीजें हैं, कॉस्ट्यूम को लेकर है, इसको लेकर भी कलाकार क्या इस विधा से जुड़े हुए लोग अलग अलग कैरियर बनाना चाहते हैं, जो मान लीजिए केवल मेकअप का ही पार्ट संभाले, वो डांस ना करे, लेकिन ओडिसी ओडिसी नृत्यांगना का मेकअप कैसा किया जाता है उसकी उनको बड़ी नॉलेज हो, उसका कोई भविष्य है क्या? या उस तरह के परिधान बनाने को लेकर है? ये अलग अलग हिस्से हैं, इसको लेकर कोई है, या नृत्यांगना के ऊपर सारा जिम्मा है कि वही अपना मेकअप करेगी, वही अपना सब सारा कुछ तैयार करेगी? जिम्मा तो नृत्यांगना के ऊपर है नहीं, लेकिन जैसे आपको पता है क्लासिकल डांस जो है उसमें हमें हमें जो इनकम होती है, चाहे प्रोग्राम के जरिए या तो जो भी हमारा होता है, वो कम ही होता है। तो हम अफोर्ड हाँ, नहीं कर सकते कि कोई मेकअप मैन हमारे साथ, उनका ट्रैवल और उनका स्टे और उनका
पेमेंट, ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसी हाँ हिसाब से हमें वैसे भी तो हम जब बचपन से सीखते आए हैं, तभी भी हमारा मेकअप भी एक हमारा थ्योरी जो है, थ्योरी में कैसे मेकअप करना है, क्या करना है, ज्वेलरी कहाँ पहनना है, कैसे कैसे ज्वेलरी को, एक एक ज्वेलरी में बाजूबंद का क्या नाम होता है, फिर सिर पे जो पहनते हैं अलका जो कहते हैं, हर एक का नाम हमें पता होता है क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई साथ क्लासिकल डांस में कोई भी साथ लेते जाता है जो कोई मेकअप आके अलग सा करे, तो हम खुद ही करना चाहते हैं, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है कि आप खुद करो कि कोई दूसरा करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता वो स्पेसिफिकली कोई मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होता है उड़ीसी के लिए। हाँ हाँ। आपकी एक जर्नी जो फिर परफॉर्मर के रूप में शुरू हुई, उसको कुछ याद करना चाहिए, कहाँ से आपने पहला सार्वजनिक परफॉर्मेंस किया था, नृत्य प्रदर्शन सबसे पहले? पहले जैसे मैंने आपको कहा था छतरपुर में मैं सीखी हुई थी, वहां पे मेरे जो गुरुजी गजेंद्र पंडा जी थे, उन वो छोटी सी गांव उनका था जो, तो वो वहां लेके जाते थे हमें परफॉर्म करने, कुछ पूजा मंदिर में कुछ फंक्शन होता था तो वहां करते थे। उसके बाद हम काफी गंजाम डिस्ट्रिक्ट के में जो बरहमपुर एक जगह है जहाँ वो बड़ी शहर माना जाता है गंजाम के, तो वहां पे सारे हाँ प्रोग्राम्स हमें होते थे। तो हम इंतजार कर रहे होते थे कि हमें प्रोग्राम कब, चाहे वो दिन में एग्जाम हो, एग्जाम खत्म करो फिर शाम को चले जाओ प्रोग्राम करके फिर आ जाओ। तो हम बेकरार होते थे कि प्रोग्राम करे, इतना सीख गए तो कुछ तो करे। तो वो गंजाम और उड़ीसा के बीच बीच में जो मैं कर रही थी, तो वो मेरा पहला सब था। उसके बाद जैसे बढ़ती गई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करती आई। फिर कॉलेज में जोनल कंपटीशन में मैं, जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी, शांति निकेतन जी। गई हुई थी मैं, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी के। तो वहां पे हाँ हाँ जैसे मुझे, मैं फर्स्ट आई, मैं हाँ अपना परफॉर्मेंस एक गीत गोविंद में है, या ही हाँ माधव या ही केशव, तो वो मैं हाँ हाँ परफॉर्म हाँ। करके आई थी। फिर मैं ऑडियंस में बैठ गई आके, ताकि बाकी परफॉर्मेंस में देख सकूं। तो वहां पे जी। जितने भी ऑडियंस में बैठे हुए थे सब, जो परफॉर्मेंस चल रहा था वो छोड़ के मेरे साथ बात करके मेरी जो परफॉर्मेंस हुई थी उसकी तारीफ करने लग गए। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब तब तक वो परफॉर्मेंस 15-15 मिनट का था हर एक के लिए, तो वो 15 मिनट मेरे साथ ही वो बात करके जो परफॉर्मर थी मेरे बाद, उसको देख नहीं पाए। तो मुझे वो मैं भूल नहीं पाती हूँ कि वो शांति निकेतन में कितने अच्छा ऑडियंस रहते हैं हमेशा, मतलब हर एक को नॉलेज है कि ये कर क्या रहे हैं। हाँ हाँ। और इधर फिर हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में समारोहों में जाना, कौन कौन से ऐसे समारोह हैं जो आप याद करना चाहोगे, आपको वहाँ पर नृत्य प्रदर्शन का अवसर मिला और नृत्य प्रदर्शन का अवसर पाकर आपको संतुष्टि मिली? तो मैं आई थी आपकी उज्जैन में आई थी, कालिदास समारोह, वो भी एक अच्छा हाँ मेरे लिए था। और अ, मैं मध्य प्रदेश में ऐसा कोई फेस्टिवल ना हो मैं परफॉर्म नहीं की, हर जगह मैंने कर लिया है। भोपाल में की थी और उज्जैन में भी की थी, और खजुराहो भी सारे किया? फेस्टिवल्स, हाँ हाँ जी। तो सारी खजुराहो। जगह में, खजुराहो में भी मैंने किया था। तो सारी, और और इधर, साउथ में, हाँ, अन्य जगहों पर, देश के अन्य स्थानों पर? साउथ में भी मैंने काफी, आंध्र प्रदेश में जब मैं शिफ्ट हुई हैदराबाद उड़ीसा से, तभी मैं बहुत हैदराबाद में परफॉर्म करती थी। फिर मैं जी। बैंगलोर में काफी किया है, वहां पे हर फेस्टिवल में मुझे, चाहे वो गवर्नमेंट कल्चर डिपार्टमेंट के हो चाहे प्राइवेट में हो, वहाँ के भी सारे ऑडियंस और डांसर्स स्पेसिफिकली वहाँ पे काफी एनकरेज करते हैं, कोई डांस हो कुछ भी हो। फिर मैं उड़ीसा में तो वैसे भी कर, भुवनेश्वर में हर फेस्टिवल में हम अभी भी जाते हैं, तभी भी जाते थे। तो हर जगह जहाँ पे भी मैं गई हूँ, मुझे लगता है कि हर एक जगह से ऑडियंस जो है काफी गुणी ऑडियंस वहाँ बैठे रहते हैं। भले ही सारे ना हो, कुछ तो लोग बैठे होते हैं कि जो हम करते हैं उनको पसंद आता है और वो एनकरेज भी करते हैं। अच्छा, ये एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि आपने कुछ नृत्य को लेकर कुछ शोध कार्य भी किया, एक बार आपने बताया था, वो हमारे जरूर सुनने वालों को बताना चाहेंगी। एक नृत्य को रिसर्च आपने लेके किया था, शोध किया था, एक बुक किताब जो आपकी तैयार हुई है। फेलोशिप, हाँ जी। फेलोशिप का हाँ मेरे, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो हमारे फेलोशिप का एक स्लॉट होता है सीनियर एंड जूनियर वाले, तो मुझे सीनियर हाँ फेलोशिप हाँ का एक मिला हुआ है, 2 साल 3 साल हो गया है उसके लिए। तो हमारे 2 साल का वो हाँ टाइम होता है, एक पीरियड होता है कि आप जिसके लिए रिसर्च के लिए और आप टॉपिक डालते हो,
अगर आपको मिल जाए तो हम्म, आप उसकी रिसर्च करके उसके ऊपर एक आप थेसिस लिखना होता है। तो हाँ मेरा हाँ। वो खत्म हो चुका है। मैं अपने यहाँ जो स्टाइल, मेरा एक स्टाइल है, हमारे उड़ीसी में 3 स्टाइल 4 स्टाइल वैसे माना जाता है। तो मेरा जो स्टाइल, मैंने घराना जो स्टाइल मतलब घराना है, वो देवा प्रसाद दास हम्म, जी का घराना है। तो हमारे गुरु जी जो गुरु लेट गुरु जो देवा प्रसाद दास थे, वो कैसे अपना एक स्टाइल बनाए शुरुआत से लेके, जैसे एक्सरसाइज से लेके कैसे हम किस उम्र में क्या करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं, फिर मुद्राएं, फिर जो बेसिक्स होते हैं बेसिक लेके जो एडवांस तक। तो उसका मैंने बुक बनाया है, वैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है हाँ 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 हाँ। जी जी। ये जो इसका। फोटो है, ये गुरु जी की है हाँ आपकी? जी, ये गुरु देव प्रसाद आप इस जी की जी का फोटो है, और मैं हूँ नेक्स्ट। हाँ और ये पीछे का जो है, ये सारे मेरे जितने परफॉर्मेंसेस के है। हाँ हाँ, ये जो अलग अलग जगहों पर हुए हैं। जी जी। जी जी जी, बहुत अच्छा। ये अभी पब्लिश होने हो गया आगे चल के? हाँ, ये तो हो गया है, इसको बस मुझे इनॉग्रेशन करना है। हाँ, मैं बस इंतजार कर रही हूँ मौके के लिए। तो ये मेरे ख्याल है कि ये फिर देव प्रसाद दास जी के की नृत्य परंपरा की ऑथेंटिक बुक होगी। जी, उनकी जो बेसिक उनकी मतलब जी, हाँ जो लोग सीख नहीं पाते हैं, अगर उनको चाहिए होता है देवप्रसाद जी का स्टाइल, और वो सीखने के लिए मौका नहीं मिलता है ना, कि जो एरिया हाँ में वो रहते हैं शायद वो हमारे घर आना की कोई ना रहा हो, तो ये बुक लेके उससे वो अपने आप सीख सकते हैं। मैन्युटली मैंने इसमें काम किया है, ताकि इसको पढ़ के ही कोई स्टेपिंग्स बेसिक्स या तो कुछ आइटम जैसे सीख सके, इसको पढ़ के वो सीख सकते। इसको काम करने में 2-3 साल का वक्त लगा होगा आपको। और ये तो पहले, उससे पहले भी मेरे दिमाग में था। तो ये बस एक हाँ मौका मिला था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जरिए कर सकूं। तो ये जो हाँ 2 साल मुझे मिला है, इसमें मुझे काफी रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि हमारे हर एक का जो घराने के जो डांसर्स हैं, गुरु बड़े गुरु सब है, सब हाँ से मेरी बात हुई, सबने मुझे थोड़ी बहुत मदद की। कि उन्होंने गुरु जी के साथ उनका जैसे रिलेशन रहा, हालांकि गुरु जी को मैंने एक ही बार देख पाई, अब बचपन में आए हाँ थे छतरपुर। बाकी जो डायरेक्ट हाँ स्टूडेंट्स हैं उनकी, तो मेरी हर एक के हाँ मैंने सबका नाम इसमें मेंशन किया है, कि उनका उनके साथ क्या रिलेशन रहा, और उनका उनके साथ क्या यादगार बात रही, और क्या हाँ। उन्होंने सीख पाए, तो ये सब इसमें मेंशन है। अच्छा, एक बड़ा जिज्ञासा से भरा प्रश्न होता है, अभी किसी ने किया है जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि ओडिसी के क्षेत्र में जो नई नृत्यांगनाएं, नई बच्चियां या कलाकार आना चाहते हैं, उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी या क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आपकी ओर से? मार्गदर्शन तो मैं ये देना चाहूंगी, पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप सीखिए, ओडिसी हो चाहे भी कोई भी क्लासिकल डांस जो आपको पसंद हो, सीखिए सब। ओडिसी सीखिए, ओडिसी में काफी इसलिए इंस्पिरेशन है कि इसका कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है, और हेड गियर जो टाहिया कहते हैं, मुंह सिर के ऊपर लगाते हैं। तो आप हाँ सीखते हाँ रहिए, इसमें काफी ऐसा नहीं कि इसका कोई एंड है सीखने के लिए। मैं अभी भी सीख रही हूँ, खुद सिखा रही हूँ, खुद सीख रही हूँ। तो ये एक हम्म, ओशन है, डांस। तो आप जितना हम्म, पढ़ेंगे, जितना सीख पाएंगे, आप इसमें आप और रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि ये एक खत्म होने वाले सब्जेक्ट नहीं है। तो आप सीखते हाँ रहिए, इससे कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं। आप हम जैसे करियर इसमें बना चुके हैं, बहुत सारे डांसर्स इसकी, तो आप भी बना हाँ। सकते हैं। तो बस मैं इनको यही कहना चाहूंगी कि आप सीखते रहिए। अच्छा, एक और बात मेरी जिज्ञासा है जी जी। कि ओडिसी में जिनको, जहां तक मैं जान पाया हूँ, एक अभी आप देव प्रसाद जी के बारे में आपने बताया, उनकी एक परंपरा, ओडिसी की जो गुरु के रूप में एक आइकॉन जो गुरु केलुचरण महापात्र जी हैं, जी जी। एक गुरु जी को मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानता हूँ, दुर्गाचरण रणवीर साहब को। जी। तो ये क्या वजह रही कि ओडिसी में अधिकतम पुरुष ही गुरु आए नर्तक होके आरंभ में? इसके पीछे क्या वजह रही, कुछ आप बता पाएंगे? कुछ कायदा नहीं? हाँ, वैसे उस टाइम में तो हम भी सिर्फ पुरुष गुरु से ही सीख पाए, क्योंकि यही लगता है कि उस दौरान जो गुरु देव प्रसाद दास जी के पास रह के, जैसे कहते हैं ना, गुरुकुल, हाँ गुरुकुल उन्हीं के पास, गुरु गजेंद्र पंडा जी, गुरु दुर्गाचरण रणवीर जी, गुरु सुधाकर साहू जी, ये सब उनके पास रह के सीख पाए। ये हाँ हाँ मौका उस दौरान कोई भी मुझे नहीं लगता अभी भी कोई ऐसा है। अभी तो हम सब
निकल गए, फीमेल गुरु सब निकल गए उस दौरान, तो यही सीख पाए, क्योंकि शादी के बाद तो अब लेडीज का कोई ऐसा थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है कि आप किसी के पास रह के या जाके या कुछ करके सीख नहीं पाते। तो उस दौरान भले ही अभी बहुत सारे गुरु से, लेकिन ये सारे बस आ रहे हैं जैसे लाइमलाइट में कि ये हमारे घराने की सारे मेल डांसर्स बहुत हैं। हम्म। क्योंकि वो एक पूरी परंपरा अब इधर जो पिछले 20 सालों में ही लगातार ओडिसी के क्षेत्र में नृत्यांगनाओं की एक बड़ी श्रृंखला हम लगातार देखते हैं। निश्चित रूप से भुवनेश्वर में, कटक में, और वहां से फिर आप जैसे बता रहे हो कि दिल्ली में, गुड़गांव में, गाजियाबाद वाले हिस्से में, और इवन मतलब बेंगलोर में भी मुझे एक युवा नृत्यांगना का, मुझे अब इस समय तुरंत नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक वो विवाह के बाद बेंगलोर में बसी, तो उन्होंने बेंगलोर में भी अपनी ट्रेनिंग को बराबर करा रखा है और अपने कलाकारों को सिखा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है कि इस दौर में फिर से नृत्यांगनाओं के जिम्मे ओडिसी नृत्य विधा आई है, और समय समय पर अच्छे सम्मान, पुरस्कार भी उनको हासिल हुए हैं। ये समय आपको कैसा लगता है? और ये काफी मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उड़ीसी काफी पॉपुलर हो गई है। जैसे हाँ, बाहर से भी, विदेश से भी काफी लोग आके यहाँ पे रह के 2-3 महीने रह के सीख के फिर जाते हैं, वहाँ उसको पॉपुलराइज करते हैं। तो मुझे काफी प्राउड फील हो रहा है कि ओडिसी इतनी पॉपुलैरिटी में आ गई है। पहले भी था, अभी भी और ज्यादा हो गई है। सारे जितने डांसर्स हर जगह, आप कहीं पे भी जाए तो आप ओडिसी में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कभी जी, वहाँ जी। पे डेजर्ट नहीं होगा ओडिसी। तो ओडिसी एक हम्म, काफी अट्रैक्टिव डांस है, जिसकी इसकी भंगिमा है, जिसे पोस्चर्स कहते हैं, और इसकी मैंने हाँ, जैसे बताया कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और टाई आई हेड गियर, तो मेकअप, ये सब एक अट्रैक्टिव है। तो पोस्चर, ये सब की वजह से शायद इतना इसकी पॉपुलैरिटी हो पाई। आपने अपने नृत्य रचनाओं में अनेक साहित्यिक और पौराणिक कृतियों को लेकर भी कुछ प्रयोग और कार्यक्रम बनाए हैं। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अ, मेरा अपना फेस्टिवल फेस्टिवल के बारे में। नहीं, आप जो नृत्य करती हैं, नृत्य की जो अलग अलग रचनाएं हैं, प्रस्तुतियों को, जी तो जी। आपने कुछ साहित्य से जुड़ा हुए, कुछ पौराणिक प्रसंगों से जुड़े हुए, कुछ हाँ, आध्यात्म। जैसे वैसे हमारे क्रिएटिव भी है काफी। हम कुछ अब जैसे हम इतने सालों से करते आए हैं, पहले तो हम अष्टपदी और जैसे हमारे उड़िया कवि है गोपाल कृष्ण जी और उपेंद्र भंज जी, ऐसे बहुत हाँ, सारे कवि जी हाँ, जो है हम हाँ, सीखते थे, जो गुरुजी हमें सिखाते थे, हम उसी को अब तक सीख रहे हैं, और हम वही सिखा भी रहे हैं। लेकिन उसके हाँ, बाद जो हम अपना क्रिएटिव वर्क जो कर पा रहे हैं, मैं जो अपना क्रिएटिव कर पाई हूँ, वो है हाँ, एक ऋतु नायिका। ऋतु जैसे हाँ, सीजन्स होते हैं, 6 सीजन्स में एक नायिका अपने नायक के बिना कैसे वो फील करती है, तो मैं उसके हाँ, ऊपर एक अपना स्पेशल एक मेरा प्रोडक्शन है। उसके बाद भजामी विंध्यवासिनी, जैसे हमारे पार्वती जी के ऊपर हाँ, एक अच्छा सा, इसमें म्यूजिक भी मैंने करवाई थी, और कोरियोग्राफी भी है। और इसके बाद मेरा जो नया प्रोडक्शन अभी मेरा पॉज में है, ये मानुषी करके जी, एक नया प्रोडक्शन, जो अभी तक मैंने इसको ना इसका कुछ हो पाया, क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन के लिए अब रुक गई है। तो ऐसे मेरे हाँ, हाँ, एक हर साल कुछ ना कुछ मैं नया करती आई। तो जी, ये जी। सोलो के अलावा ग्रुप में भी मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स अभी कुछ डांस करने के लायक हो गए हैं। तो हम्म। मैं जैसे सोलो आर्टिस्ट भी हूँ, और साथ साथ एक ग्रुप में भी मैं कर रही हूँ। ग्रुप के साथ आपने लगातार पिछले 5-10 सालों में परफॉर्म करना भी शुरू किया है। जी आपका आना जी जी जाना होता है। जी हाँ, जी हाँ। जी। अच्छा, अब इस वातावरण की बात करें हम, जो जिस वातावरण में ये बातचीत संभव हो पाई, जिस वातावरण में अब पूरे सांस्कृतिक वातावरण से दूर होकर अपने घर में बैठना पड़ा, इस समय का आपने रचनात्मकता में कैसे सदुपयोग किया है? इस टाइम में मैं ये कर रही थी, वैसे जैसे पहले भी सुबह उठ के हमारा एक्सरसाइज, योगा सब शुरू मेरा हो जाता था। फिर हम्म, जैसे सबको अपना घर का काम करना पड़ा है, तो मुझे भी वैसे भी करना पड़ा घर का काम। उसके साथ साथ हम्म, प्रैक्टिस जारी रखी मैं।
ताकि एक मोटिवेशन मिले कि हम बंद ना करें अपना डांस, चाहे वो स्टेज में हो चाहे घर पे हो। ऐसा फील अपने आप में रहना चाहिए कि हम डांस कर रहे हैं, क्योंकि डांस कर करके जो आदत पड़ी हुई है उसे तो बंद नहीं कर सकते। तो साथ बिल्कुल। साथ बहुत सारे मैंने वेबिनार्स भी होते रहे तो मैं उसे अटेंड करती रही। और हम्म, बस ऐसे ही क्लासेस भी चालू है, ऑनलाइन क्लासेस। तो हम्म। ऐसे मेरा पूरा दिन कट जाता है। ये खास तौर से जो इसी समय का ये आविष्कार है कि हम और आप बातचीत कर पा रहे हैं, इतने लोग बातचीत सुन पा रहे हैं। फेसबुक और दूसरे भी जो सोशल साइट्स हैं उन सब में भी इस तरह से लगातार कलाकार इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या ये आने वाले जो साल 6 महीने हैं, वो इसी तरह के वातावरण में बहुत थ्योरी और बहुत ओरल प्रेजेंटेशन और बातचीत पे ही निर्भर है, या कुछ और भी बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको? मैं तो चाहती हूँ कि ये जो भी है हो रहा है ये काफी बंद हो जाए, जो कोरोना वायरस से। यही तो चाह रहे हाँ, हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफी कोशिश कर रहे हैं और उनकी गाइडेंस में भी हम काफी हाँ, कुछ हमारे तो हमें मौका मिला कि हम अपने घर पे रहे और फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करें, पहले हम नहीं कर पाते थे। तो इसके हाँ, लिए काफी अच्छा हो गया है। भारत तो लीडिंग वर्ल्ड में कर रहा है कोरोना वायरस में। तो हाँ, मुझे लगता है हम हमारा सब कुछ जो भी बंद हो चुका है फिर से वापस से हम फिर जैसे कहते हैं कि दौड़ पड़ेंगे। मुझे हाँ, लगता हाँ। है हम दौड़ पड़ेंगे फिर से। बहुत अच्छा। आपकी इसी बात के साथ इसको हम शुभकामनाओं की तरह लेते हैं और ये कामना करते हैं कि जल्दी ही सब मुख्य धारा में लौट कर आए और एक बार दुनिया फिर उसी तरह से शुरू हो जाए। और फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस का जो थॉट है, कम से कम एक बार सब लोग साथ में मिलना शुरू करें। भले ही 4 फीट की दूरी से बैठकर बात करें या कोई चीज़ सुने या देखें, लेकिन कलाएं भी अपने अस्तित्व में बने रहें, संस्कृति का भी कार्य होता रहे। वो तमाम कलाकार जो आ, लगातार कला पर से जुड़े हुए हैं, कला ही उनका जीवन यापन का एक किस्सा और सिलसिला है, वे सब अपनी मुख्य धारा में लौटे, इसी कामना के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप आई और आपने बातचीत की। फिर मिलेंगे। नमस्ते। थैंक यू सुनील जी, नमस्ते। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ लाइव में सीधी बात में इंस्टाग्राम में आने की। थैंक यू सो मच।